हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ईबीएस एनसीईआरटी मैराथन। पूरा थर्ड टू फिफ्थ का निचोड़ है आज का सेशन। मैराथन का मतलब ही यही है कि एक मलाई की तरह निथाल कर पूरा आपको प्रोवाइड करवाना, है ना? तो बारी बारी से एक एक करके देखते हैं कि क्या-क्या हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज का सेशन बहुत शानदार, जानदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। एंड में आपको कुछ बताएँगे ऐसा कि आपको किस तरह से क्या करना है, तो प्लीज़ एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और एक-एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की है और यहीं से क्वेश्चन सारा का सारा बना हुआ है। और एक बात जो ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा आपको, और पेडागोजी के लिए सबसे ज़रूरी, पेडागोजी के लिए सिंपल है। लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, जो कीवर्ड है, टैग वर्ड है, उसकी भी आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, सब कुछ उसमें बहुत अच्छे से हम समझे हैं कि पेडागोजी किस तरह से सॉल्व करना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ वही 10-15 मिनट की वीडियो टैग वर्ड की आप 15 में 15 लेके आएँगे पेडागोजी में। तो चलिए आज सेशन देखते हैं कि पूरा किस तरह से क्वेश्चन बनता है और क्या-क्या है थर्ड टू फिफ्थ की एनसीईआरटी ईबीएस की बुक में। चलिए देखते हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले भगवान गणेश और माता सरस्वती के चरणों में तहे दिल से नमन। आप लोग जयकारा जरूर लगाइएगा कि यहाँ से सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे। तो चलिए देखते हैं क्या है शुरुआत। ईबीएस, सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन बनता है। ईबीएस थीम और उप थीम से, मुख्य थीम उप थीम से, यहीं से 2 से 3 क्वेश्चन ईबीएस में देखने को मिलेगा। तो हम ट्रिक से समझेंगे कि किस तरह से हम इसे याद करेंगे। और ऐसे मेंशन रहेगा ऑप्शन में कि जो है समझ नहीं पाएंगे कि ये उप थीम है या मुख्य थीम है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखते हैं क्या है ईबीएस थीम। मुख्य थीम जो है कौन कौन सा है मुख्य थीम? परिवार एवं मित्र, जल, भोजन, यात्रा, परिवहन, हम चीजें कैसे बनाते हैं। मुख्य थीम में थीम 6 है। फैमिली एवं फ्रेंड्स, वाटर, फूड, ट्रेवल, ट्रांसपोर्टेशन, हाउ डू वी मेक थिंग्स। ये 6 थीम मुख्य थीम है। और उप थीम कितने हैं? तो उप थीम 4 हैं, 4 उप थीम है। संबंध, कार्य और खेल, पशु, पौधे। संबंध, रिलेशन, कार्य और खेल, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स। ये जो है उप थीम है, हमें एक याद करना है। और यहीं से हम इस तरह से अपने ऑप्शन को सही करेंगे एग्जाम में। यहाँ यहीं से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जाता है। तो कैसे हम याद करेंगे? अच्छा आप मुझे बताइए, आपकी एक फैमिली है ना? ये छोटू मोटू सा आप लोग बन जाइए, मतलब कोई भी छोटा सा बच्चा ही है यहाँ पे, है ना? तो इस बच्चे को एक दोस्त भी चाहिए। अब इनके छोटू मोटू सा एक दोस्त भी बना दीजिए। एक दोस्त भी बन गए इनके। अब इन दोनों का परिवार होगा, मतलब ये छोटू मोटू सा नन्हा बच्चा, इसका एक परिवार है। परिवार है तो इसे एक दोस्त की जरूरत है, इसको एक दोस्त मिल गया। इसके बाद यही बच्चा, इस बच्चे को भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो इससे क्या करेगा? बच्चे को खाना चाहिए मतलब भोजन, बच्चे को पानी चाहिए मतलब जल। तो बच्चा खाना पानी तो ठीक है, अब कहीं घूमने भी जाएगा तो यात्रा, उसे यात्रा की भी जरूरत है। अब यात्रा तो कहीं जाएगा तो परिवहन की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो वही बच्चा अब कैसे जाएगा? किसी वाहन से जाएगा। और इसके बाद वही बच्चा जो चीजें देख कर समझ कर आया, कि मतलब वह बच्चा जो कुछ देख कर आया है वहां से कुछ ना कुछ बनाएगा। आपको अब याद हो गया। यही एक नन्हे बच्चे से आपको मुख्य थीम में जितने क्वेश्चन बनेंगे याद रहेगा अब, है ना? क्वेश्चन ऐसे दे देगा, चार 3 ऑप्शन मुख्य थीम का रहेगा और जो है एक ऑप्शन
उप थीम का रहेगा। आपसे पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन जो है मुख्य थीम नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य थीम नहीं है। तो आपको कैसे याद करना है, नन्हा सा बच्चा है, उसे परिवार की जरूरत है, उसे मित्र की जरूरत है, उसे जल की जरूरत है, उसे भोजन की जरूरत है, उसे रहने की जरूरत है, और फिर उसे कहीं जाने की जरूरत है तो परिवहन से जाएगा, यात्रा करेगा, है ना। इसके बाद वो जो कुछ भी देखेगा, कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा, कुछ ना कुछ बनाएगा। तो जो चीजें हम बनाते हैं थीम है, इसके बाद कुछ भी आए तो आपको ये ध्यान देना है कि ये उप थीम में आएगा। संबंध, इसके बाद क्या होगा, फिर इस इतना करने के बाद जब अपना पूरा एक्टिविटी कर लेगा तब उसे संबंध की जरूरत पड़ेगी, मतलब वो रिलेशन अपना आगे बढ़ाएगा, शादी विवाह करेगा, है ना। यहाँ पे तो वो रिलेशन बढ़ाएगा अपना, मतलब रिलेशन बनाएगा। इसके बाद जब रिलेशन बन जाएगा तो दोनों लोग क्या कहेंगे कि चलो कहीं बाहर खेलते हैं, तो वो कुछ कार्य करेगा, बाहर खेलेगा। इसके बाद उसे जरूरत पड़ेगी दूध दही खाने की, तो वो पशु रखेगा, जानवर को भी पालेगा। और जानवर क्या खाते हैं, पेड़ पौधे, मतलब चारा खाते हैं, तो पौधे की जरूरत पड़ेगी। ये उप थीम में आएगा, याद रखिएगा, है ना। जब बच्चा रिलेशन अपना बढ़ाएगा, बनाएगा, तब जाके यहाँ पे उप थीम आप इंक्लूड करेंगे। ठीक, उप थीम कितने हैं, उप थीम 4 है और मुख्य थीम 6 है। आई होप यहां से अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब शुरू करते हैं हम फूल, फूलों के बारे में। जो यही रिसेंटली एग्जाम हुआ है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अबाउट फ्लावर्स। फ्लावर्स से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं हम देखते हैं। चलिए, आपने कई प्रकार के फूल देखे होंगे, सभी फूलों की अपनी अपनी खूबी होती है। कई प्रकार के फूल देखे होंगे, सभी फूलों की अपनी अपनी खूबी होती है, सभी अलग अलग रंग के होते हैं। कुछ फूल पानी के अंदर उगते हैं, कुछ फूल झाड़ियों में उगते हैं, कुछ फूल औषधि का भी काम करते हैं, और कुछ फूल मौसम के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। कुछ फूल कांटेदार होते हैं और कुछ फूल बेल पर, मतलब दीवार पर उगते हैं। तो चलिए जानते हैं इन फूलों के बारे में, जो ये इतने रंग बिरंगे फूल हैं, है ना। क्या है अब इसके आगे, पेड़ों पर लगने वाले फूल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 ऑप्शन आपको दे देगा, एक रहेगा, मतलब एक नहीं रहेगा, तो पूछेगा कि पेड़ों पर उगने वाले फूल कौन कौन से हैं। जो बड़ा सा वृक्ष होता है उस पर कौन कौन से फूल उगते हैं, तो कौन कौन सा फूल है ये, गुलमोहर, पलाश, ये जो है पेड़ पर उगता है ना। आगे है, जो पानी के पौधे पर उगते हैं, जो पानी के पौधे पर, मतलब पानी के अंदर पौधे पर उगते हैं, कौन सा फूल है वो कमल है और कुमुदनी। कमल कुमुदनी आप लोग देखे होंगे, पानी में उगते हैं। आगे है, जो फूल झाड़ियों पर लगते हैं, मतलब कांटेदार होते हैं, कांटेदार फूल, गुलाब सबको पसंद है, सबके यहाँ होगा भी, है ना। गुलाब और बेला ये झाड़ियों पर उगते हैं, इसमें कांटे होते हैं। आगे है, जो फूल बेल पर, दीवार पर चढ़ के उगते हैं, तो कौन कौन सा फूल है वो, चंपा और रात रानी। रात रानी जब खिलता है तो कितना सुगंध देता है, मतलब ये होता है किसी के छत पर रात रानी रखी हुई है क्या, हवा बड़ी अच्छी चल रही है तो उसकी खुशबू आ रही है ना। तो क्या है, इससे आप याद करेंगे, जो फूल बेल पर यानी दीवार पर उगते हैं, चंपा और रात रानी, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे है, जो फूल साल भर खिलते हैं। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो साल भर खिलते हैं, तो साल भर कौन कौन से फूल खिलते हैं, गुलाब और ये है गुड़हल। गुलाब और गुड़हल ये साल भर खिलते हैं। जो फूल किसी खास महीने में लगते हैं, मतलब साल भर नहीं, किसी खास महीने में लगते हैं, तो कौन कौन से वो फूल हैं, गेंदा और डलिया। ये साल में, मतलब कुछ खास महीने में लगते हैं। कब लगते हैं, अक्टूबर से फरवरी तक गेंदा और डलिया का फूल खूब खिला हुआ दिखेगा आपको। आगे है, लगाए रहेंगे तभी खिला हुआ दिखेगा भाई। तो फ्लावर्स के जो शौकीन हैं, जो नहीं भी हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग जरूर लगाइएगा। अच्छी खुशबू आती है इनसे, वातावरण शुद्ध रहता है, मतलब एक सुगंधित
नुमा पूरा वातावरण रहता है जहाँ पे हम आनंदित महसूस करते हैं खुद को। चलिए आगे देखते हैं। जो फूल सिर्फ रात में खिलते हैं, जो फूल सिर्फ रात में खिलते हैं, रात रानी और हरसिंगार। रात रानी और हरसिंगार ये फूल जो है ये रात में खिलते हैं। जो फूल दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, जो फूल दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, आप देखे होंगे कमल और सूरजमुखी। जैसे सूरजमुखी जैसे सूर्य डूबता हुआ जाएगा, सूर्य भगवान डूबेंगे, उसी तरह से जो है उन्हीं की तरह इनका मतलब उसका जो मुख होता है सूरजमुखी का, वैसे-वैसे गोल-गोल घूमता हुआ चला जाता है। और कमल जैसे-जैसे शाम होती जाती है उसकी पंखुड़ियाँ जो है वो बंद होती जाती हैं। आप लोग देखे होंगे तो ये बंद हो जाते हैं, है ना? जैसे सुबह खिलते हैं, रात में बंद हो जाते हैं। कमल और सूरजमुखी जो रात में खिलते हैं वो रात रानी और हरसिंगार हैं। याद रखिएगा। आगे है वह फूल जिनको आंखें बंद करके भी मतलब इनकी खुशबू को पहचाना जा सकता है। कौन कौन सा है? गुलाब और बेला। इतने सुगंधित फूल हैं, इनको आप आंखें बंद करके भी महसूस कर सकते हैं कि ये फूल है ये। जैसे है ना अभी ढेर सारे फ्लावर्स हों आपके सामने और उसमें जो है गुलाब का सुगंध जो होता है और बेला का ये इतना अलग होता है कि आप आंख बंद करके भी बता देंगे कि ये गुलाब का है, ये बेला का है। इतना खुशबू इसकी मतलब अलग होती है। आगे है वह फूल जिनके इस्तेमाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिनके इस्तेमाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। कौन-कौन सा है वो? तो वो गुलाब और गुड़हल है। अब किस तरह से दवाई बनाई जाती है? चलिए आगे देखते हैं। आगे है गुलाब के फूल को औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। गुलाब त्वचा के लिए बहुत लाभदायक होता है। गुलाब त्वचा के लिए बहुत लाभदायक होता है। यदि गुलाब जल में ग्लिसरीन और नींबू का रस मिला दिया जाए और इस मिक्सचर को अपनी त्वचा पर लगाते हैं, अगर त्वचा में कहीं रूखापन है तो इस मिक्सचर की सहायता से उस रूखेपन को दूर किया जा सकता है। इससे त्वचा कोमल हो जाती है। यहाँ पे ये लिखा रहेगा कि दादी नानी के नुस्खे याद रखिएगा। पहले क्या होता था कि इतने सारे जो प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहे हैं, नहीं थे, तो यही सब औषधि का प्रयोग करके ये जो ठंडी के मौसम में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि पूरा रूखा-रूखा सा हाथ-पैर हो जाता है, तो इसी का प्रयोग करके गुलाब जल और जो है अ, ग्लिसरीन और नींबू को मिक्स करके त्वचा पे लगाते थे। याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, आगे देखते हैं। आगे है जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। जानवर के बारे में देखेंगे। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वो बोल नहीं सकते बट फ़ील करते हैं, है ना? तो चलिए देखते हैं। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आप सब लोग देखे होंगे चींटियाँ जब भी चलती हैं वो कतार में चलती हैं और बचपन में हम लोग क्या किया करते थे, आप लोग किए होंगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। क्या करते थे बीच में लकड़ी रख देते थे या कुछ ऐसा कर देते थे कि उनका रास्ता टूट जाए, हालाँकि ऐसा करना नहीं चाहिए, वो बचपन की बातें थी, बचपन में सभी नटखट होते हैं, तो ऐसा होता था। तो जिस तरह मतलब और चींटियाँ रास्ता रोक देने पे मुड़ती थी, उसी तरफ सारी चींटियाँ भी चलने लगती थी। तो क्या है ये एक क्यों चलती हैं? क्योंकि जो चींटियाँ होती हैं वो एक प्रकार का गंध छोड़ती हैं जिसे सूंघकर उनके पीछे आने वाली चींटियां सब उन्हीं के साथ जाती हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे है मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। क्या आप मच्छर को बुलाते हैं? नहीं, फिर भी आप कहीं पर भी बैठ जाओ, तो वो आपको ढूँढ कर आपके पास चले ही आते हैं, है ना? तो कैसे चले आते हैं? वो शरीर की गंध और खासकर जो तलवे की गंध होती है, पैर के तलवे की गंध जो होती है, उससे वो आकर्षित होते हैं और आपको ढूँढ लेते हैं।
ये क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए आगे है, सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। ये भी सही है, कुत्तों की अपनी जगह बटी हुई होती है। आप लोग देखे होंगे बाइक से जा रहे हैं या कार से, चाहे जैसे भी, कभी कभी कुत्ते इतने रेस में आपको दौड़ाते हैं, वो आपको काटने के लिए नहीं दौड़ाते, उनका एक एरिया निर्धारित हुआ रहता है, और वो जो एरिया निर्धारित रहता है वो मूत्र से करते हैं, मूत्र से अपना एरिया निर्धारित किए रहते हैं। यदि जो है उस पे, जैसे जो बाइक या फोर व्हीलर आप लेके जा रहे हैं, उस पे जो दूसरे एरिया का कुत्ता उस पे टॉयलेट किया रहता है, उसकी गंध से वो उसे दौड़ाते हैं, ना कि आपको काटने के लिए। तो ये चीज है, इसलिए जो है कुत्ते अपने मूत्र द्वारा अपने गंध को निर्धारित किए रहते हैं, मतलब अपने इलाके को निर्धारित किए रहते हैं। चलिए आगे है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है। बड़ा प्रसिद्ध एक सॉन्ग है कि तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, है ना। तो क्या है, ये रेशम का कीड़ा जो है अपनी मादा को उसकी गंध से पहचान लेता है, कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। चलिए आगे देखते हैं। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, कीवर्ड हैं आपके एनसीईआरटी के, और यहीं से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। आप पक्षी को देखे होंगे, उनकी जो आंखें होती हैं वो उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। तो क्या है, एक पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों में नजर रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि उनकी आंखें जो हैं वो उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। आगे है, जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर देख मतलब एक ही चीज पर टिकी हुई होती हैं जब ये सामने देखते हैं। आगे है, ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर आसपास की चीजों को देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहां से, मतलब ये क्वेश्चन बनता है कि पक्षियां अपनी गर्दन क्यों हिलाती हैं? क्योंकि उनकी जो आंखों की पुतली होती है वो घूम नहीं सकती, और आसपास के चीजों को देखने के लिए वो अपनी गर्दन को घुमाकर देखते हैं। आगे है, जब पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित रखते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है। जैसे होता ना कि जब कोई पक्षी जो है वो एक ही चीज को अपने दोनों आंखों द्वारा देखता है, जैसे अभी यही देखे कि पक्षी जो है वो दो चीज, मतलब अपने दोनों आंखों से दो भाग में देख सकता है। और जब पक्षी जो है एक ही चीज को अपनी दोनों आंखों से देखता है, तब क्या होता है, उसे उस चीज की दूरी का एहसास होता है जिस सामान पर उसकी दृष्टि होती है। चलिए आगे है, जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। मतलब पक्षी जो है तब मनुष्य की अपेक्षा 4 गुना अधिक देखते हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ है, कितना? 4 गुना। याद कैसे करेंगे? पक्षी मनुष्य की अपेक्षा कितनी गुना देखता है? 4 गुना। पक्षी के जो है 2 पैर होते हैं, पक्षी के 2 पैर होते हैं और 2 आंखें होती हैं। इससे हम इंक्लूड करके ये समझ लेंगे कि जिनके पास 2 आंखें और दो 2 पैर और 2 आंखें होती हैं वो 4 गुना, मतलब पक्षी 4 गुना मनुष्य की अपेक्षा 4 गुना अधिक देखते हैं। याद रखिएगा यहाँ से, चील बाज गिद्ध हमें 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। चील बाज गिद्ध हमसे 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। चलिए आगे है, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। जो जानवर दिन में जागते हैं वो कुछ रंग ही देख पाते हैं, और रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखते हैं।
आगे है सांप के बाहरी कान नहीं होते, सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। जैसे अभी आप आ रहे हो, आपके चलने से जो जमीन पर कंपन होता है, उसी से थोड़ी दूर पर यदि सांप है तो वो भागने लगता है। कैसे भागता है? उसे जो है शरीर जो उसका शरीर है वो इससे स्पर्श हुआ रहता है जमीन से, और जमीन का जो कंपन होता है उसी से वो समझ पाता है, तभी सांप भागता है। आप देखते हैं वो देखो सांप है कितने तेजी से भाग रहा है ना? तो कंपन से जो आप चलते हैं उस कंपन से वो महसूस करता है कि कोई आ रहा है। चलिए आगे है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज निकालता है, जिससे उनके साथियों तक संदेश पहुंच जाता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास तरह की आवाजें निकालते हैं। जैसे कोई मुसीबत आने वाली है, लंगूर ऊपर पेड़ पर बैठे हैं, कुछ लंगूर कहीं आसपास हैं, और तो शेर या कुछ भी बाघ ऐसे उन पर हमला करने के लिए आ रहा है, तो ये मुसीबत के वक्त एक ऐसी आवाज निकालते हैं जिससे इनके साथी लोग जो हैं वो सब समझ जाते हैं कि कोई मुसीबत आने वाली है, और सब लोग वहां से भाग जाते हैं। ये मुसीबत के समय एक एक प्रकार की आवाज निकालते हैं। चलिए आगे है, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं। जैसे कुछ पक्षी जो होते हैं वो अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। कुछ जो पहचानने वाले होते हैं वो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ मुसीबत आने वाली है। कौन सी मुसीबत आने वाली है, तो वो उनसे जब उनसे रिलेटिव रहते हैं पक्षी से, तो वो बता देते हैं कि क्या आने वाला है, कौन सा मुसीबत आने वाला है। चलिए आगे है, मछलियां खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती हैं। करंट द्वारा एक दूसरे को जानकारी पहुंचाती हैं कि कोई खतरा हमारे नजदीक आ रहा है। कौन? मछलियां। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से पहले कुछ ऐसी अजीब हरकतें करने लगते हैं, जैसे जंगलों में रहने वाले लोग जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाला है। आप लोग यदि जब ये अपने यहाँ भूकंप आया था तो आप लोग देखे होंगे कि कुछ ना कुछ जानवर ऐसे मतलब अफना रहे थे जैसे उन पर कोई मुसीबत टूट पड़ी है। वो छूट मतलब उस जहाँ पे आप बांधे हुए हैं उन्हें, वहां से वो खुद को छुड़ाकर भागना चाह रहे हैं, इस तरह से बौखलाए हुए रहते थे। आप देखे रहे होंगे जब भूकंप आया था अपने यहाँ। चलिए आगे क्या है, सन 2004 में सन 2004 दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान के खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार यह लोग सुनामी से बच गए थे। कब? 2004 दिसंबर माह में। चलिए आगे क्या है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं। डॉल्फिन भी एक अलग अलग आवाजें निकालती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। याद रखिएगा, यहाँ से ऑप्शन ये गलत और सही में जब पूछता है तो ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है इसे जरूर इंक्लूड करता है कि वैज्ञानिकों का अपना मानना है और ये परम सत्य है कि जानवरों की भी अपनी एक पूरी भाषा होती है, जैसे हमारी एक पूरी भाषा है। हम एक दूसरे से बातचीत करके समझते हैं, दुख में है कौन, पीड़ा में है, तो हम कैसे समझ पाते हैं कि हमारी एक भाषा होती है, एक हमारा मतलब उस टाइम का मोमेंट होता है जिससे हम समझ जाते हैं। तो वैसे ही जानवरों के पास भी उनकी एक अपनी पूरी भाषा होती है। चलिए आगे क्या है,
बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। आप देखे होंगे ठंडी के मौसम में छिपकली दिखाई नहीं देती, तो ठंडी के मौसम में छिपकली एक गहरी नींद में चली जाती है। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। छिपकली और मच्छर भी चले जाते हैं, मच्छर नहीं लगते। चलिए आगे क्या है। स्लाथ। स्लाथ भाई साहब ऐसे हैं कि सीटेट में ऐसा कोई शिफ्ट नहीं हुआ या कोई एग्जाम नहीं हुआ एक को बार कि ये आए ना हो। स्लाथ, स्लाथ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आप याद रखिएगा यहाँ से कि कौन सा स्लाथ के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा ऑप्शन सही है, इस तरह से क्वेश्चन बनाता है। चलिए क्या है। स्लाथ भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। स्लाथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। इनको किसी बात की कोई टेंशन नहीं होती। ये जो है 17 घंटे पेड़ों से वो भी उल्टे लटक के आराम से सोते हैं। आगे है। स्लाथ सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ये भाई साहब एक ही बार सप्ताह में एक बार मतलब 8 दिन में एक बार ये नीचे उतरते हैं, पेड़ से शौच के लिए जाते हैं, फिर पेड़ पे आके 17 घंटे आराम से सोते हैं। इनके पास कोई काम धाम नहीं होता, जिस पेड़ पर होते हैं उसी की पत्तियां खाते हैं और इसके बाद 17 घंटे उल्टे लटक के आराम से सोते रहते हैं। चलिए स्लाथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। इनकी उम्र क्या होती है, तो 40 वर्ष। और ये 40 वर्ष में अपने जीवन में यह केवल 8 पेड़ों पर ही रहते हैं। याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी की लाइन है, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। स्लाथ को देख लीजिए, ये देखिए किस तरह से ये उल्टा लटके हुए हैं भाई साहब। ऐसे उल्टे लटक के ये 17 घंटे मजे से सोते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्लाथ एक ऐसा विलक्षण जीव है जो अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। इसका खाना पीना, विश्राम करना, सोना, यहाँ तक कि अपने बच्चों का पालन पोषण भी सब कुछ पेड़ों पर ही होता है इनका। जीव वैज्ञानिकों ने इसे विश्व के सर्वाधिक आलसी वन्य जीवों में एक माना है। सबसे ज्यादा आलसी कोई जीव माना गया है वैज्ञानिकों के हिसाब से तो ये स्लाथ भाई साहब ही हैं। ये जो है 17 घंटे आराम से सोते हैं, हफ्ते में एक बार शौच के लिए उतरते हैं नीचे और अपना ये सारा कुछ काम खत्म करके फिर से पेड़ पे जाके आराम से सोते हैं और उसी पेड़ की पत्तियां खाते हैं। 40 वर्ष इनकी आयु होती है, 8 पेड़ों पर ये रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बाघ। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इस तरह से ऑप्शन में दिया रहेगा कि आप गलत जरूर कर देंगे, है ना। तो एक एक चीजें आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सारे की पॉइंट यदि डिटेल में 2 से 3 बार आप देख लेंगे वीडियो तो पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि भूलेगा नहीं। चलिए क्या है बाघ के बारे में। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाते हैं। अब ये याद कैसे रहेगा, एक तो पक्षी 4 गुना कि बाघ 6 गुना, कैसे देख पाते हैं, किसकी अपेक्षा, मनुष्य की अपेक्षा। पक्षी के पास जो होता है 2 पैर और 2 आंखें होती हैं, तो मतलब पक्षी जो है मनुष्य की अपेक्षा 4 गुना देखता है। और बाघ के पास 4 पैर होते हैं, 2 आंखें होती हैं, तो इससे हम ये एक ट्रिक है, ऐसे समझ लेंगे कि मनुष्य की अपेक्षा पक्षी जो है वो 6 गुना अधिक देखता है। चलिए आगे देखते हैं। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। इनकी जो पतली पतली मूछें होती हैं, बाघ को देखे होंगे, इनकी मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चलता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद मिलती है। किसके द्वारा, इनकी मूछों द्वारा। आगे है बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। बाघ का गर्जना मतलब गरजते हैं जब ये
शोर करते हैं, चिल्लाते हैं, तो इनकी आवाज़ लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। बाघ जब गुर्राता है, गरजता है, तो इसकी आवाज़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जाती है और ये जो है अलग-अलग तरीके से अपनी स्थिति के अनुसार आवाज़ निकालता है। चलिए आगे क्या है? बाघ हवा की वजह से, पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज में अंतर पहचान सकता है। इतने ज्ञानी होते हैं बाघ, है ना? कि ये जो झाड़ी है, ये हवा से हिल रही है या कोई जानवर आया है, इस चीज को ये पहचान लेते हैं। आगे है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाजों को अच्छे से सुनने के लिए अलग-अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। इनके कान जो हैं ऐसे फड़फड़ा के घूमते रहते हैं कि मतलब अलग-अलग दिशाओं में कि कहाँ से किस तरह की आवाज आ रही है, हवा की आवाज आ रही है या कोई शिकार है, कोई जानवर आ रहा है जिससे वो शिकार करें। तो ये चीजें उनकी कान जो हैं बाहर होते हैं और चारों तरफ घूम कर आवाजें सुन लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब है हाथी के बारे में। हाथी से भी एक क्वेश्चन हाथी बाघ सलाथ से जरूर पूछा जाता है। हाथी के बारे में क्या है? हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इसके इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है। इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है क्योंकि हाथी जो होते हैं वो काले कलर के होते हैं और उन्हें गर्मी ज़्यादा लगती है जिसकी वजह से वो पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए कि उनके शरीर को ठंडक मिलती है इससे, है ना? और गर्मी से राहत मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, देखे होंगे बड़े-बड़े कान होते हैं, पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी कान द्वारा अपने कान को अपने कान को हिलाता है और फिर उससे हवा कर लेता है। आगे है 3 महीने 3 महीने का हाथी लगभग 200 किलोग्राम वजन का होता है। 3 महीने का हाथी 200 केजी का होता है। याद रखिएगा, 200 केजी 3 महीने का हाथी। आगे है, एक बड़ा हाथी एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो 100 किलोग्राम मतलब 1 क्विंटल से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि हाथी बहुत ज्यादा आराम करता है। आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये बहुत धरती का सबसे बड़ा जीव है और बहुत भारी होता है जिसकी वजह से ये आराम करता है। बिल्कुल नहीं, हाथी जो है बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। कौन? हाथी। आगे है, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। आप देखे होंगे, परेशानी आने पर हाथी जो है एक दूसरे की मदद करते हैं। एक झुंड में 10 या 12 हथनी बाकी बच्चे होते हैं। ये मेल हाथी झुंड में नहीं रहते। एक झुंड में 10-12 हथनी और हाथी के जो हथनी के बच्चे होते हैं वो होते हैं। कितने होते हैं? 10-12 हथनी और उनके बच्चे होते हैं। आगे है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। वही झुंड का नेतृत्व करती है कि कहाँ पे जाना है, पत्ते खाने, कैसे रहना है। जो बुजुर्ग हथनी होती है उस झुंड की, वही उस झुंड का नेतृत्व करती है। आगे है, जब हाथी 15 से 14 साल तक का हो जाता है, मतलब हाथी का बच्चा जब 15 से 14 साल का हो जाता है, उस झुंड में तब वह झुंड छोड़कर चला जाता है। हाथी का बच्चा 14 से 15 साल का हो जाता है, तब वह झुंड छोड़कर चला जाता है। याद रखिएगा, हाथी के झुंड में केवल फीमेल हाथी ही होते, मतलब हथिनियां होती हैं, हाथी नहीं होते। हथिनियां होती हैं। कितनी हाथी एक झुंड में होती हैं? 10 से 12 हाथी एक झुंड में होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। बच्चे 14 और 15 साल तक होते होते वो झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सांप। सांप के बारे में
कैसे क्वेश्चन बनता है? सांप हमारे देश में मतलब भारत देश में 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कितने? 4 तरीके के। कौन-कौन से? पहला है दुबैया, नाग, करैत, अफाई। आप पिक्चर देख लीजिए। ये नाग है जिसकी हम आप पूजा करते हैं, नाग पंचमी आने वाली है ना? और ये सावन चल ही रहा है। तो क्या है? नाग जिनकी हम पूजा करते हैं, ये सबसे जहरीला सांप है। मतलब अपने भारत में 4 प्रकार के ही सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन-कौन से? दुबैया, नाग, करैत, अफाई। नाग कैसे होता है? देख लीजिए। ये नाग है, ये दुबैया है। आप देखकर पहचान जाएंगे पिक में, और रियल में देखेंगे तब कि जो है रेड कलर की धारी होती है और पीले कलर का, येलो कलर का ये सांप होता है, रेड कलर की धारी होती है। तो आप समझ जाइएगा ये दुबैया है। करैत कैसे होता है? ये ग्रीन कलर का होता है, आपको येलो कलर का भी मिलेगा, और जो है इसकी धारियां होती है, व्हाइट कलर की धारियां हैं, ये है करैत। आगे है अफाई। अफाई जो है ये भी ग्रीन कलर का होता है और व्हाइट कलर की ऐसे धारियां बनी होती हैं इसके ऊपर। ये जो है एनसीईआरटी बुक का एक पिक है जिसमें दिया गया है कि जो है 4 तरीके के सांप पाए जाते हैं जो सबसे जहरीले होते हैं। क्या है? क्या तुम जानते हो? हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। कौन-कौन से हैं? नाग, करैत, दुबैया, अफाई। याद रखिएगा। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों में से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है। क्या है? जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाती है, और यह सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर यह मिलता भी है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। वही सब इसमें भी दिया है। सांप अपना जहर दांतों द्वारा छोड़ते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं, और उनके उस दांत से, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बना दिया जाता है कि 4 दांत होते हैं। याद रखिएगा, 4 नहीं 2 खोखले दांत होते हैं। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जो व्यक्ति के शरीर में सिर्फ जहर पहुंचाने के काम में आते हैं। आगे है, यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो उस जहर से बचने के लिए व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है जो सांप के जहर से बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, सांप जो है अपने भोजन को, अपने शिकार को वो चबाकर नहीं खाता, जबकि उसके 2 दांत होते हैं, बेचारा निगल कर खाता है ना? सांप जो है अपने शिकार को पूरा निगल जाता है, और उसे पचाने के लिए क्या करता है, जब तक वह शिकार जो खाया है पच नहीं जाता तब तक वो बेचारा एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाता। मतलब बिल्कुल आराम करता है, एकदम एकदम से लेटा हुआ पड़ा हुआ आराम करेगा। आप उसे कुछ भी करोगे वो हिले डुलेगा भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते। अभी आप देखें कि सांप के बाहरी कान नहीं होते, आप देखे भी होंगे सांप, तो उसके बाहरी कान नहीं होते। वह सिर्फ जमीन पर हुई कंपन को ही सुन पाता है, महसूस कर पाता है। सपेरों को क्या कहते हैं? सपेरों को कालबेलिया कहते हैं। जो सपेरे होते हैं, बींग बजाते हैं, उनको कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। जो कालबेलिया नाच होता है, सांप जैसी मुद्राएं उसमें होती हैं। आप उस मुद्रा को श्रीदेवी की मूवी में देख सकते हैं जिसमें वो नागिन बनी है। आप देखे होंगे जिसमें नागिन बनी है, कैसे कैसे करके वो डांस कर रही हैं। तो ये क्या है, जो कालबेलिया नाच होता है वो सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, और जो बीन बजाने वाले मतलब सपेरे होते हैं उनको कालबेलिया कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जाति के रोशन नाथ जी, जाति के रोशन नाथ जी बहुत मशहूर थे। वह बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। उनके पकड़ने का तरीका काफी अलग था। सबसे पहले वह अपनी धड़कनों को शांत
करते थे। ये देखिए कि जो रोशन नाथ जी थे ये बहुत मशहूर थे साँप पकड़ने में, ज़हरीले से ज़हरीला साँप हो, वो आसानी से पकड़ लेते थे। कैसे पकड़ लेते थे? सबसे पहले वो अपनी धड़कनों को रोकते थे, क्योंकि साँप जो है वो कंपन को ही महसूस करता है ना? तो वो अपनी धड़कनों को शांत करते थे, जिससे जब वह साँप को पकड़ने जाते थे, तब वह उनकी ध्वनियों को महसूस नहीं कर पाता था, जिससे उसे प्रतीत होता था कि इस शख्स से मुझे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यह शांत है, यह पहले से शांत है, इस इंसान से मुझे कोई खतरा नहीं है और ज़हरीले से ज़हरीला साँप रोशन नाथ जी बहुत आसानी से पकड़ लेते थे। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। साँप, साँप का जो ये बीन होता है, बीन जो बजाते हैं, बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल यह सभी सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। केवल जो ढोल है, ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे लौकी से सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। आगे है, साँप किसान का मित्र भी होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, साँप किसान का मित्र होता है। कैसे साँप किसान का मित्र होता है? साँप यदि मानव को देख ले और मानव यदि साँप को देख ले, दोनों एक-दूसरे के दुश्मन हैं, वो उसको डसने की कोशिश करेगा क्योंकि उसे अपनी जान की परवाह है और मानव को अपनी जान की परवाह है, उसे मारने की कोशिश करेगा, है ना? तो मित्र कैसे हुआ यहाँ पे? मित्र ऐसे हुआ कि खेत में फसल उगती है और उसमें जो चूहे फसल को कुतर देते हैं, साँप जो है यदि खेत में रहता है, तो चूहे को खा जाता है और चूहा जो है फसल को कुतरता नहीं, जिससे फसल की रक्षा होती है। इस वजह से साँप भी किसान का मित्र हुआ। लेकिन केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। अब केचुए को किसान का मित्र कैसे कहा जाता है? केचुआ जो है वो ज़मीन में पोली बनाता है, ज़मीन में छिद्र करता है और फिर उस मिट्टी को पोली के रूप में बनाता है, जिससे जो है खेत की मिट्टी उपजाऊ बनती है। इसकी वजह से तो केचुआ किसान का मित्र हुआ, लेकिन साँप भी किसान का मित्र है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को साँप काट ले और आप वहाँ पर खड़े हों, अब तो फ़ोन का ज़माना है, मतलब किसी को बचाने के बजाय उसके पिक्चर्स ले रहे होते हैं सभी लोग। तो ये चीज़ है, यदि आप वहाँ पे हो, आपके पास फ़ोन हो, तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि उस साँप की फ़ोटो खींच लें, उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जाएगा और आपको डॉक्टर को बताने में आसानी होगी कि किस साँप ने इसे काटा है और वही जो है वो एंटीडोज़ देंगे, जिसे साँप काटा है वो रोगी पीड़ित जो है वो बच जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हैं, आपके पूछे गए हैं। क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। आगे है घाना पक्षी विहार कहाँ है? तो राजस्थान भरतपुर जिले में है। आगे है, अभी हम देखें सपेरों को क्या कहा जाता है? तो सपेरों को कालबेलिया कहा जाता है। आगे है नागफुंगन ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। नागफुंगन की डिजाइन बनाई जाती है, रंगोली बनाई जाती है, सजाने के लिए घर को, दीवारों को सजाने के लिए नागफुंगन की एक रंगोली बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है ज़्यादातर? सौराष्ट्र, गुजरात में, दक्षिण भारत में बनाया जाता है। आगे है कालबेलिया नाच में साँप जैसी मुद्राएँ होती हैं। अभी देखें श्रीदेवी की जो एक मूवी है, जिसमें वो नागिन बनी हुई हैं, तो उसमें साँप जैसी मुद्राएँ करती हैं और उनकी आँखें भी, मतलब पूरी एक्टिंग उनकी साँपों जैसी होती है, जिस तरह से वो करती हैं, जिसमें वो नागिन बनी हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तुम्बा, खंजरी, बीन आदि सूखी लौकी से बनाया जाता है। ये क्या है? सांप को पकड़ने का एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसे बजा के जो है कालबेलिया जो सपेरे होते हैं वो पकड़ते हैं। क्या? तुंगा, खंजरी, बीन किससे बनता है? सूखी लौकी से बनता है।
आगे है, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। अभी हम यही देखें कि कौन-कौन से हैं, नाग, करैत, दुबैया, अफाई। नाग, करैत, दुबैया, अफाई। सांप जब किसी को काटते हैं तो उनके 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं, जो व्यक्ति के शरीर में उसके द्वारा उनके दांत द्वारा जहर चला जाता है, और इनके जो दांत होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ जहर पहुंचाने के, जैसे जब किसी को काटता है तो सिर्फ सांप के जो दांत होते हैं वो जहर पहुंचाने का काम करता है, और सांप के जहर से ही सीरम नाम की दवा बनाई जाती है, जो सांप के काटने से उसे मतलब पीड़ित को दिया जाता है। आगे है, उड़ीसा के कालाहाड़ी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा होता है। कहाँ? कालाहाड़ी। कालाहाड़ी जिले में, उड़ीसा के कालाहाड़ी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा होता है। चलिए आगे देखते हैं। पकाने के कई प्रकार होते हैं। खाना पकाने के कई प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? भून कर, उबाल कर, तल कर, सेक कर। किस तरह से खाना बनता है? 4 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन बनता है कि खाना पकाने के मतलब भोजन बनाने के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार हैं। भून कर, उबाल कर, तल कर, सेक कर। कितने प्रकार हैं? 4। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है उधियूं। ये एक भोजन है, एक प्रकार का डिश है। क्या है? उधियूं। कैसे बनता है? सर्दियों में खेत में जो ताजी सब्जियां होती हैं, मसालों के साथ एक मटके में भरकर उसे सील बंद कर देते हैं। मतलब मटके में भरकर, खेत में जो ताजी सब्जियां होती हैं उसे मटके में भरकर उसे सील बंद कर देते हैं, मतलब पूरी तरह से पैक कर देते हैं। किसमें? मटके में। और जो है, कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा उल्टा रखकर सब्जी को पकाते हैं, और इस पकी सब्जी को कहते हैं उधियूं। उधियूं मतलब होता है उल्टा। गुजराती भाषा में उधियूं का मतलब क्या होता है? उल्टा। उधियूं के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटी। उधियूं के साथ क्या खाया जाता है? मिट्टी के चूल्हे पे, जो लकड़ी से खाना नहीं बनाते, मतलब क्या, उपली, कंडी जो होती है, कंडा कंडा और लकड़ी से खाना नहीं बनाते चूल्हे पे, उसी द्वारा उसी पर रोटियां बनाई जाती हैं। किस चीज की? बाजरे की रोटियां उधियूं से खाया जाता है। साथ में मक्खन, दही और छाछ भी लेते हैं। याद रखिएगा, उधियूं गुजरात में। चलिए आगे है। आगे क्या क्या मशहूर है व्यंजन सभी राज्य का, देख लेते हैं। मक्के की रोटी और सरसों का साग। मक्के की रोटी और सरसों का साग कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? तो पंजाब का। याद रखिएगा, पंजाब के लोग मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत पसंद करते हैं। आगे है ढोकला। ढोकला कहाँ का प्रसिद्ध है? गुजरात। गुजरात में आप किसी के यहाँ जाएंगे या ऐसे ही ठेले पर आपको सबसे ज्यादा ढोकला बिकता हुआ मिलेगा। कहाँ? गुजरात। आगे है वड़ा पाव। वड़ा पाव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वड़ा पाव सबसे ज्यादा फेमस है। लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा कहाँ के लोग सबसे ज्यादा खाते हैं? कहाँ का प्रसिद्ध डिश है लिट्टी चोखा, भोजन है? तो बिहार का। बिहार में लिट्टी चोखा सबसे ज्यादा खाया जाता है। आगे है दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा वही राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। आगे है दोई मच। दोई मच। दोई मच कहाँ का प्रसिद्ध है? तो पश्चिम बंगाल में दोई मच बनाया जाता है। यदि आप डिश किस तरह से बना है पिक्चर के साथ देखना चाहते हैं तो प्लीज जो है ईबीएस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके अपने ही चैनल स्मार्ट कक्षा पर, यही प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लीज एक बार चेक जरूर करिएगा। 10-15 मिनट की वीडियो है, आप देखेंगे पूरा बहुत अच्छे से वहां पे किस तरह से बनाया जाता है, और किस तरह से वो दिखता है पूरी पिक्चर के साथ है, तो देख लीजिएगा वहां पे। चलिए आगे देखते हैं। बिरयानी। बिरयानी कहाँ का प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का बिरयानी। डोसा। डोसा कहाँ का प्रसिद्ध है? खाते तो हम सभी हैं सारे डिश को, बट प्रसिद्ध कहाँ का है ये चीज जानना है।
तो डोसा कहाँ का प्रसिद्ध है? तमिलनाडु का। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जम्मू कश्मीर। कश्मीर का क्या है? रोगन जोश। रोगन जोश ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कश्मीर का प्रसिद्ध है। आगे है उत्तराखंड। उत्तराखंड का क्या है? झिंगोरे की खीर। झिंगोरे की खीर उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का बैगन के कलौंजी। बैगन के कलौंजी फेमस है उत्तर प्रदेश का। खंड झारखंड में रुगड़ा। झारखंड का प्रसिद्ध है रुगड़ा। सिक्किम का जो मोमो आप लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हो ना, कहाँ का प्रसिद्ध है? तो सिक्किम का। याद रखिएगा मोमो जो है वो सिक्किम का प्रसिद्ध डिश है। आगे है आसाम। आसाम का क्या है? मसोर टेंगा। मसोर टेंगा आसाम का। मणिपुर। मणिपुर चकहाओ खीर। मणिपुर को ये जीआई टैग भी मिला है। मतलब चकहाओ ये चावल होता है एक प्रकार का, काले कलर का होता है। चकहाओ चावल को मणिपुर का एक जीआई टैग भी मिला है। तो मणिपुर का सबसे प्रसिद्ध चकहाओ का खीर, मतलब चावल का बना हुआ, ब्लैक कलर के चावल का बना हुआ खीर मणिपुर का प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। आगे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पूरण पोली। पूरण पोली महाराष्ट्र में खाया जाता है। आगे है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध है भे। भे एक डिश है, हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध डिश है। दिल्ली में दिल्ली का चाट बहुत फेमस है। चांदनी चौक कोई भी जाता है तो चाट खाए हुए वापस नहीं आता। तो दिल्ली का क्या प्रसिद्ध है? चाट। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भुट्टे की खीर। भुट्टे की खीर बहुत प्रसिद्ध है, पूछा जाता है मध्य प्रदेश में भुट्टे की खीर। आगे है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आलू पोस्तो। आलू पोस्तो। चलिए आगे है मिजोरम। मिजोरम में कोट पीठा। कोट पीठा कहाँ का प्रसिद्ध है? मिजोरम का। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ फरा जो बनता है चावल के आटे में, एक आलू और आलू का मतलब मसालेदार उसमें भर के बनाया जाता है। ये मोमो जैसा ही बनता है बट ये चावल के आटे का बनता है। क्या? फरा। आगे है कर्नाटक। कर्नाटक में खा केसरी। खा केसरी कर्नाटक का प्रसिद्ध व्यंजन है। चलिए आगे देखते हैं। एक से दो बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। यहाँ से दो से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि क्या डिश कहाँ का फेमस है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि क्या है? लुईस ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। लुईस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। 3 साल की उम्र में वह अपने पिता के औजार के साथ खेल रहे थे। खेलते हुए इनके साथ एक घटना घटी जिनसे इनकी आंखों की रोशनी चली गई। ये क्वेश्चन बनता है लुईस ब्रेल जो थे क्या वो बचपन से जो है अंधे थे? तो नहीं, वो बचपन से अंधे नहीं थे। वो 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों के साथ खेल रहे थे, तो जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। कुछ लगने, आंखों पे चोट लगने की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। आगे है लुईस ब्रेल पढ़ाई में बहुत रुचि रखते थे। वह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे। पढ़ने में बहुत रुचिकर थे ये, तो पढ़ने और लिखने के बहुत सारे तरीके सोचने लगे कि किस तरह से हम पढ़ें। तो क्या तरीका निकाले? फिर उन्होंने एक तरीका निकाला जो बाद में लुईस क्रिफ्ट के नाम से जाना गया, मतलब ब्रेल लिपि लुईस क्रिफ्ट के नाम से जाना गया। आगे है एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज से कितने बिंदुओं को उभारा जाता था? यहाँ पे 8 दिया रहेगा तो याद रखिएगा 6 बिंदुओं को उभारा रहता है। लुईस ब्रेल की जो लिपि थी ब्रेल लिपि, वो मोटे कागज पर एक नुकीली चीज द्वारा 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। याद रखिएगा यहीं से क्वेश्चन जब बनाता है तो यहाँ 6 की जगह 8 दे देगा, 5 दे देगा। यहीं से जब गलत और सही का क्वेश्चन बनाता है तो ऐसे बनाता है। तो एक एक लाइन याद रखिएगा
क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह से मेंशन रहेगा, चारों के चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, है ना? जब आप डिटेल में पूरा अच्छे से देखे रहेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी कि किसी भी तरह से घुमाए हमें अपना तो क्वेश्चन सही करना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है केचुआ। अभी केचुए के बारे में यही देखें। केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। जमीन उपजाऊ हो जाता है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खा जाते हैं। इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि वह किसान की मतलब खेती करने में उपजाऊ खेती को उपजाऊ बनाता है, तो इसमें मदद करता है, इसलिए किसान का आमदनी बढ़ता है, जिसके वजह से केचुआ जो है वो किसान का मित्र हुआ। चलिए आगे देखते हैं। चींटियां। चींटियां कैसे होती हैं अभी हम पॉइंट्स में देखें, डिटेल में देखते हैं कि चींटियों के क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या होता है चींटियों के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। चींटियां मिलजुल कर रहती हैं। चींटियां मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा हुआ रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। जैसे चींटियां जो है ये मिलजुल कर रहती हैं। रानी चींटी जो है वो अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल में रहती है, मतलब बिल का ध्यान रखती है। आगे है जो काम करने वाली चींटियां होती हैं वो भोजन ढूंढ कर ले आती हैं और इस प्रकार सभी चींटियां अपना अपना काम करती हैं। आप लोग देखे होंगे चींटी ही एक ऐसा नन्हा सा जीव है जो अपने वजन से ज्यादा वजन उठाती है ना? तो क्या है, चींटियां मिलजुल के रहती हैं। जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है। चींटियों का काम बटा हुआ रहता है। रानी चींटी अंडे देती हैं। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं और जो काम करने वाली चींटियां होती हैं वो भोजन ढूंढ कर ले आती हैं। तो इस तरह से सब मिलजुल कर रहती हैं। आगे है चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आगे है अगर वह चींटी कहीं दूर निकल जाती है तो अपनी गंध की वजह से वापस अपने स्थान पर लौट जाती है। याद रखिएगा, जो चींटियां एक गंध छोड़ती हैं वो यदि कोई चींटी मान लो रास्ता भटक कर, जैसे आप लोग बीच में रास्ता रोक दिए और रास्ता भटक कर वो चींटी कहीं दूसरे रास्ते चली गई, फिर से वो अपनी जगह पहुंच जाती हैं। किसके द्वारा? गंध के द्वारा। उस गंध जो एक प्रकार का गंध छोड़ती हैं चींटियां चलते वक्त, उसी गंध के द्वारा जो चींटियां रास्ता भूली रहती हैं वो अपने स्थान पर पहुंच जाती हैं। आगे है दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। इन्हें एक सामाजिक मतलब सामाजिक प्राणी कहा जाता है, सामाजिक चींटियां कहा जाता है। ये समाज में रहती है, मिलजुल कर रहती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है रेल टिकट में लिखी जानकारियां। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रेल टिकट में कौन कौन सी जानकारियां रहती हैं। कौन कौन सी जानकारियां रहती हैं? तो रेल टिकट में लिखी जानकारियां निम्नलिखित हैं। क्या क्या होता है? ट्रेन का नंबर लिखा होता है। ट्रेन का नंबर लिखा होता है और ट्रेन का नाम लिखा होता है। कौन सा मतलब ट्रेन का नंबर लिखा रहता है, ट्रेन का नाम, कौन सा एक्सप्रेस है, किससे आप जा रहे हो उसका नाम लिखा रहता है। आगे है सफर शुरू होने का समय। सफर शुरू होने का समय और गंतव्य स्थान तक पहुंचने की तारीख तथा समय। समय शुरू होने का मतलब कब से ट्रेन जाएगी, देखते हैं ना कि ट्रेन कब की है, 2 बजे, 3 बजे शाम को और 11 बजे रात को। तो इस तरह से होता है ना कि उस पे टाइम लिखा रहता है और किस दिन को जाना है ये लिखा रहता है और कब पहुंचना है, टाइम, और कब पहुंचना है ये स्थान, स्थान का नाम और समय, स्थान का नाम, स्थान का नाम और टाइम भी लिखा रहता है ना, जहां पे ट्रेन पहुंचती है। आगे है टिकट प्रारंभ होने का स्थान लिखा रहता है, कहां से आप जा रहे हो, जैसे ट्रेन आपकी कहां से है तो वो चीज लिखा रहता है। आगे है टिकट समाप्त होने का
नाम भी लिखा रहता है, फिर से उसे यूज़ नहीं कर सकते, उसका नाम भी लिखा रहता है, कब समाप्त हो जाएगा जब गंतव्य स्थान पर आप जहाँ जा रहे हो, वहाँ पहुँच जाते हो तो वो टिकट मतलब उसका जो टिकट वो है वो समाप्त हो जाता है। आगे है बर्थ का नंबर भी लिखा रहता है, बर्थ का नंबर भी लिखा रहता है, आप किस बर्थ में हैं। किराया लिखा रहता है, कितना किराया देकर आप जा रहे हैं, कि यहाँ से मतलब यूपी से वहाँ गुजरात की दूरी कितनी है और कितना कितना किराया रहेगा, दूरी नहीं कितना किराया रहेगा, ये भी लिखा रहता है और दूरी कितनी है, दूरी लिखी रहेगी और किराया लिखा रहेगा। आगे है पीएनआर नंबर लिखा रहता है, श्रेणी लिखी होती है, पीएनआर नंबर और श्रेणी लिखी होती है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है मच्छर, मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया बीमारी, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों द्वारा फैलती है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है कि मच्छर से कौन सी बीमारी फैलती है। तो कौन सी बीमारी फैलती है, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया बीमारी किसके द्वारा फैलती है, तो मच्छर द्वारा फैलती है। आगे है रुके हुए पानी या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, इसीलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में मिट्टी का तेल दूसरा तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मतलब जो अंडे दिया रहता है मच्छर, वो मर जाता है, यानी मच्छर पैदा होने से पहले मर जाता है क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता। आगे है और पानी में मछलियां भी छोड़ी जाती हैं जिससे उनके अंडे को खा जाती हैं, तो मच्छर पैदा नहीं होते। आगे है मच्छरों से बचने के उपाय क्या किया जाता है, घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए, आसपास पानी को जमा ना होने दे, पानी के बर्तन यानी टंकी कूलर को साफ रखें, मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें और जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल जरूर डाल दें। पानी में मछलियां डालने से मछलियां मच्छरों के अंडे को खा जाती हैं। मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां होती हैं। मच्छर से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, अभी यही देखे ना, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं मच्छर से, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया मच्छर से होती है। और जो है मक्खी से कौन सी बीमारी होती है, तो डायरिया, हैजा, टाइफाइड, डायरिया, हैजा, टाइफाइड याद रखिएगा किससे होता है, ये बीमारी मक्खी द्वारा होती है। मक्खियां गंदे नाले पर बैठती हैं और फिर अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाकर बिना ढके खाने पर बैठ जाती हैं। उस खाने को हम जब खाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, जिससे क्या है मक्खियों द्वारा कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, तो डायरिया, हैजा, टाइफाइड याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, इग्लू घर। अब घर के बारे में देखेंगे कि किस तरह के घर बनते हैं। इग्लू, इग्लू कैसे बनता है, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे बना रहेगा और ऐसे बना रहेगा, है ना, ये किससे बना रहेगा, बर्फ से, ये बर्फ से बना रहेगा। इग्लू इसी तरह से बनता है। इग्लू बर्फ के घर टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। यह घर एस्किमो प्रजाति द्वारा बनाए जाते हैं और इन घरों को ही इग्लू कहते हैं। कैसे बनता है बर्फ का घर, इग्लू कहाँ बनता है, टुंड्रा प्रदेश में। कौन बनाता है, एस्किमो प्रजाति के लोग बनाते हैं। आगे देखते हैं। असम, असम में किस तरह के घर बनते हैं, असम, असम में घर जो है वो जमीन से लगभग 10-12 फीट ऊपर बनते हैं। असम में घर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे, कि कितनी ऊंचाई पर बनते हैं, यहाँ यही ऊंचाई कितना रहेगा, यही गलती कर देंगे और इसके बाद गलत और सही का क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कितनी ऊंचाई पर, जमीन से कितनी ऊंचाई पर असम में घर बनता है, तो याद रखिएगा कितनी ऊंचाई पर बनता है, 10-12 फीट ऊपर, कहाँ, असम में।
10-12 फीट ऊपर होते हैं। ऊंचाई में बनाने की वजह क्या है? तो भारी वर्षा, वहां पे असम में बहुत ज्यादा वर्षा होता है, जिसकी वजह से जमीन से लगभग 10-12 फीट ऊपर ऊंचाई में घर बनते हैं। बारिश और आपदा होती है, जिसके वजह से ये सेफ रहें, इनकी फैमिली, इनका परिवार जो है, इसलिए ये बांस से बनाते हैं अपना घर। कितनी ऊंचाई पर? 10-12 फीट की ऊंचाई पर। यह घर बांस से बनाए जाते हैं और अंदर कैसे बनता है? लकड़ियों का प्रयोग हुआ रहता है। लकड़ियों द्वारा ये घर बनाया जाता है। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। आगे है, यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी-कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। असम में बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। याद रखिएगा, असम में बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है, क्योंकि गरीब जो होते हैं बांस से अपना घर बनाते हैं और कुछ ऊंचाई पर 10-12 फीट ऊंचाई पर अपना घर बनाते हैं और उसी पर रहते हैं, क्योंकि वहां बारिश बहुत होता है, कभी कभी तो घुटनों तक पानी चढ़ आता है, इतना बारिश होता है असम में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ट्राली। ट्राली क्या है? यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला है। ट्राली एक लकड़ी से बना हुआ झूला है, जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। ट्राली एक प्रकार का झूला होता है, जो लोहे और रस्सी द्वारा बना होता है। ये पुल पार करने के लिए बनता है। जो बच्चे, मतलब छोटे-छोटे बच्चे विद्यालय जाते हैं, तो इसी ट्राली द्वारा विद्यालय जाते हैं। एक ट्राली में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? तो 4-5 बच्चे एक साथ बैठकर जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? सीमेंट का पुल। सीमेंट का पुल यह कैसे बना रहता है? यह सीमेंट ईंटों तथा लोहे के सरियों से बना होता है। सीमेंट का पुल जिससे पार करके लोग आते जाते हैं, ये नदी पर पुल बना रहता है। चलिए आगे है बल्लम। बल्लम क्या है? बल्लम ये कहाँ बनाया जाता है? तो केरल में। बल्लम केरल में नदी पार करने के प्रयोग में किया जाता है। बल्लम किसके द्वारा बना जाता है? तो ये लकड़ी की छोटी नाव है। बल्लम जो है ये लकड़ी की छोटी नाव है। कहाँ बनाया जाता है? केरल में। नदी को पार करने के लिए बल्लम का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी क्या है? ऊंट गाड़ी कहाँ? ऊंट जहाँ है आप समझ ही जाइए, उस ऊंट को कुबड़ होता है और वो पानी को एकत्रित करता है, तो पाया कहाँ जाता है? जहाँ पानी की कमी होगी। राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए होती है क्या? ऊंट गाड़ी, जो कि रेत में भी चल सकती है। ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं, रेत में आसानी से चल सकती हैं और ऊंट गाड़ी सबसे ज्यादा राजस्थान में प्रयोग किया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बैलगाड़ी। बैलगाड़ी आप लोग देखे हैं? जरूर बताइएगा कि कैसे बैलगाड़ी पहले ज्यादा मतलब इसी द्वारा सामान भी ढोया जाता था और एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में भी प्रयोग करते थे। अब तो देखने को नहीं मिलता, पहले ये बैलगाड़ी चलता था। क्या है? मैदानी इलाकों के गांवों में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है क्या? बैलगाड़ी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, अगला क्या है? जुगाड़। जुगाड़ यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है। आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। जैसे ये एक मोटर गाड़ी की तरह होता है और यहाँ पीछे जो है एक किसी लकड़ी का एक ऐसे डब्बा नुमा बना रहता है और इसी में 4-5 बच्चे बैठ के विद्यालय जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जुगाड़ गाड़ी। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मधुबनी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से हर साल क्वेश्चन ईबीएस में पूछा जाता है। मधुबनी क्या है?
बिहार में मधुबनी नाम का जिला है। बिहार में मधुबनी नाम का जिला है। त्योहारों एवं खुशी के मौके पर वहां घर की दीवारों और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। मधुबनी जो है एक जिला है, कहाँ का? बिहार का जिला है, जो त्योहारों में खुशी के मौके पर वहां दीवारों पर और आंगन में एक खास प्रकार का चित्र बनाया जाता है। जो है किससे बनाया जाता है? ये पिसे हुए चावल में रंग मिलाकर, पिसे हुए चावल में रंग मिलाकर बनाया जाता है। इन रंगों को बनाने के लिए इन रंगों को बनाने के लिए मतलब जो चावल को कलर किया जाता है, उसे बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल किया जाता है। नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। मतलब एक तरह का रंगोली बनता है। और किससे बनता है? पिसे हुए चावल से बनता है। चावल में कौन सा रंग मिलाया जाता है? तो प्राकृतिक रंग, जो नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के पत्तों का रस निचोड़कर इसमें मिलाया जाता है, जिससे जानवर के, इंसान के, पेड़, फूल, पत्ती, मछलियां, इन सब का चित्र बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? तो ये खुशी के, जैसे कोई त्योहार हुआ, खुशी हुआ, ऐसे मौके पर कोई शादी विवाह फंक्शन हुआ, इस अवसर पर ये चित्र बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या है? उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बनाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कचनार के फूल की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है। आगे है, केरल में केले के फूल की सब्जी। कैसे याद रखेंगे? के से केरल और के से केला। के से केरल, के से केला। तो केले के फूल की सब्जी कहाँ खाई जाती है? केरल में। केले के फूल की सब्जी केरल में, और उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी। आगे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सहजन के फूल की सब्जी खाई जाती है। सहजन के फूल की सब्जी महाराष्ट्र में खाई जाती है। सहजन के पकौड़े बनाए जाते हैं और सब्जी भी बनाई जाती है। आगे है, गुलदावरी जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। गुलदावरी जीनिया जो फूल होता है, इससे रंग बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। गुलदावरी जीनिया से रंग बनाए जाते हैं, और इन रंगों का प्रयोग किस में किया जाता है? तो कपड़े को रंगने में गुलदावरी और जीनियस के रंगों का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। इत्र के लिए यूपी का कन्नौज जिला मशहूर है। आगे है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र यानी गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में फूलों से इत्र बनाया जाता है, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? बेलवनिया गांव। बेलवनिया गांव क्वेश्चन बनेगा कि बेलवनिया गांव किस राज्य में है? तो चार ऑप्शन दिया रहेगा, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो कहाँ का है? कर्नाटक का है। बेलवनिया गांव कर्नाटक में है। क्या है इसके अंतर्गत देखते हैं। और जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। कहाँ? कर्नाटक के बेलवनिया गांव में जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। आगे है, खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। और कर्नाटक में हल को कुरियो कुरिगे कहते हैं। क्या कहा जाता है? खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है, जिसमें प्याज लगाया जाता है। और जो है कर्नाटक में हल को, जो हल चलाया नहीं जाता, हल को क्या कहा जाता है?
कुरिगे, कुरिगे, कुरिगे कहा जाता है। याद रखिएगा, हल को कुरिगे कहा जाता है। कहाँ? कर्नाटक में। आगे है, कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप हो जाते हैं। आप देखे होंगे कुछ पौधे नहीं बोया रहता तब भी वो उग जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? खरपतवार। आगे है, खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल कम पैदा होता है। तो खरपतवार को निकालना जरूरी होता है, क्योंकि खाद पानी सबसे ज्यादा वही खरपतवार सोख लेते हैं, जो बोए नहीं जाते लेकिन उग जाते हैं। आगे है, अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वह जमीन के अंदर ही सड़ जाएगी। आगे है, कर्नाटक में हसिया को क्या कहा जाता है? हसिया को, हसिया को इगले कहा जाता है। हसिया को इगले कहा जाता है कर्नाटक में, और हल को कुरिगे कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? पक्षियों के बारे में जानकारी। पक्षियों के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्या है? कलचिड़ी। कलचिड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी होती है। कलचिड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी होती है। जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है कलचिड़ी के घोंसले में। कलचिड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। कलचिड़ी छोटे छोटे कीड़े खाती है। चलिए आगे देखते हैं, और क्या है? कलचिड़ी को और क्या कहा जाता है? कलचिड़ी को इंडियन रोबिन कहा जाता है। इंडियन रोबिन, दोनों नाम याद रखिएगा। इंडियन रोबिन और कलचिड़ी जो है, ये दोनों दिया रहेगा, नहीं तो कोई एक नाम दिया रहेगा आपको। कलचिड़ी के घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई ये सब बिछा होता है। कलचिड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है, जो उसका मुख होता है वो अंदर से लाल होता है, और कलचिड़ी छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? कौवा। कौवे के बारे में देखते हैं। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें होती हैं। लोहे के तार, टहनियां होती हैं, सूखी सूखी लकड़ियां होती हैं। किसके घोंसले में? कौवे के घोंसले में। आगे देखते हैं, कौवे के घोंसले में क्या है? कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें होती हैं। और कोयल जो है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, तो ये रहती कहाँ है? अपने बच्चों को पालती कैसे है? तो आगे देखते हैं। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कोयल जो है वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। यदि कोयल जो है अलग से घोंसला बनाए और अंडे दे, तो जो कौवा महाराज हैं ये उसके अंडे को खा जाते हैं। तो ये चालाक कोयल जो है अपने अंडे को कौवे के घोंसले में देती है। कौवा अपने अंडे के साथ इस कोयल के अंडे को भी सेता है, और जब उसमें से बच्चे निकलते हैं तो वो भी काले काले होते हैं, तो कौवा पहचान नहीं पाता कि मेरा बच्चा कौन सा है और कोयल का कौन सा है, तो इसलिए दोनों बच्चों को वो पालता है। चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी कोयल कौवा के अंडे को फेंक देती है। कोयल इतनी चालाक होती है, अपने बच्चे को पालने के लिए जो है कौवे के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है, क्योंकि उसे पता होता है कौवा को कि मेरे अंडे कितने हैं। यदि एक्स्ट्रा अंडे रख दिए गए तो वो उसे खा जाएगा, खा तो नहीं पाएगा, क्योंकि वो कैसे पता पाएगा कि मेरा अंडा कौन सा है और कोयल का कौन सा है। तो इस तरह से वो कौवे के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे को रख देती है। आगे क्या है? कौवा। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवा जो है वो किसी भी पेड़ की जो है सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। फाख्ता। फाख्ता जो है, फाख्ता कैसे बनाता है? फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है। कौन? फाख्ता। फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है। फाख्ता पक्षी, याद रखिएगा। चलिए
आगे चलते हैं। कितना टाइम हो गया? हम 1 घंटा 20 मिनट पढ़ चुके, तो एक मोटिवेशन हो जाए इस बीच में कि अगर आप अपने को डराने वाली बात का सामना नहीं करते, अगर आप अपने को डराने वाली बात का सामना नहीं करते, तो फिर आपकी ज़िंदगी उस भय के नियंत्रण में आ जाती है। जैसे कि 1 घंटा 20 मिनट पढ़ लिए कि अब बोरिंग सा लगने लगा कि अरे रहने दो, क्या होगा, कर ही लेंगे, है ना? तो इस चीज़ से क्या होता है कि ऐसा लगता है कि हम बहुत पढ़े हैं, बहुत कर लेंगे। तो एक ये शार्ट नोट्स है कि कहीं कुछ भी आपको भूल रहा हो, तो आप एक बार रिवीज़न कर लीजिए, तो बस आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत दोबारा से नहीं पड़ेगी। तो क्या है, यदि आप अपने को डराने वाली बात का सामना नहीं करते, तो आपकी ज़िंदगी जो है उस भय के नियंत्रण में आ जाएगी। कामयाबी भी उन्हें मिलती है जिनकी सोच नाकामयाब होती है ना? जिनकी सोच नाकामयाब होती है, कामयाबी उन्हें ही मिलती है, कामयाबी उनके ही कदम चूमती है। याद रखिएगा, जितना हम तपेंगे, उतना ही निखरेंगे। अभी आप भुट्टा खरीदने जाते हो ना मार्केट में, तो जो भुट्टा आप ऐसे बिना भुना हुआ मिलेगा, वो आपको ₹5 में मिलेगा और यदि वही भुट्टा भुना हुआ आप लेंगे तो ₹20 हो गया। कितना दाम बढ़ा, तो जितना तपेंगे उतना ही निखरेंगे। हमें माझी की तरह बनना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए फिर से सेशन की शुरुआत करते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। आगे क्या है? कबूतर। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बना देता है। क्या? कबूतर। कबूतर जो है ये पुराने मकान और खंडहर में घोंसला बनाता है। बसंत गौरी। बसंत गौरी यह गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देते हैं। बसंत गौरी जिसे टुकटुकवा कहते हैं, ये गर्मियों के मौसम में आप ज्यादातर सुने होंगे कि पेड़ों में टुक 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 करते रहते हैं और उसके तने में छेद करके उसमें अपना अंडा देती हैं। आगे है दार्जिन चिड़िया। दार्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। दार्जिन यहीं से आप देख ले, दार्जिन मतलब दर्जी मीन्स क्या होता है? कपड़ा सिलने वाला। तो दार्जिन चिड़िया की चोंच जो है उसका मुख नुकीला होता है, वो पत्तों को सी लेती है और उसके बीच वो एक थैली नुमा बन जाता है और उसके बीच वो अंडे देती है। आगे है शक्कर खोरा। शक्कर खोरा क्या है? यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कौन? शक्कर खोरा किसी पेड़ के झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। शक्कर खोरा याद रखिएगा। यही वो भी है, शक्कर खोरा अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनी, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले और कपड़ों के चीथड़ों से बनाता है। कौन? शक्करखोरा किसी भी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर, छोटे पेड़ या डाली की, एक झाड़ी की लटकती डाली पर अपना घोंसला बनाता है। कैसे बनाता है? तो बारीक घास की पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और मकड़ी के जाले, जो मकड़ियां जाला बनाती हैं, इसके जो है घोंसले में जाले भी रहते हैं और कपड़ों के चीथड़ों से अपना घोंसला बनाता है। कौन? शक्कर खोरा। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नर वीवर पक्षी। नर वीवर पक्षी अपने घोंसले को बनाता है और मादा वीवर पक्षी नर के बनाए हुए घोंसले को देखती है और उसमें उसे जो घोंसला सबसे अच्छा लगता है उसी में अंडे देती है। कौन? मादा बीवर। घोंसला कौन बनाता है? नर बीवर। मतलब जो नर बीवर होता है वो अपनी मादा के लिए घोंसला बनाता है, एक ठो वो भी नहीं, 4-5 घोंसला बनाता है और मादा बीवर उसे देखती है, जो उसे पसंद आता है उसी में वो अपने अंडे देती है। मादा बीवर याद रखिएगा। आगे है पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से इंक्लूड करके बनाएगा कि पक्षी
किस लिए पक्षी जो है किस लिए घोंसले बनाते हैं? तो पक्षी अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। आगे है घोंसला छोड़कर पक्षी अलग-अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, जमीन पर और पानी में। जहाँ पे उनको जाना होता है, वो अपना घोंसला छोड़कर अलग-अलग जगह पर चले जाते हैं। चलिए आगे है गाय, जानवरों के बारे में देखते हैं। गाय के आगे दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं और घास चबाने के पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। देखे होंगे आप गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं और जो पीछे के दांत होते हैं वो चपटे और बड़े होते हैं। आगे के दांत द्वारा जो है जो गाय होती है वो चारा को घास को काटती है और पीछे के दांत द्वारा उसे चबाती है। आगे है बिल्ली के दांत। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। आगे है सांप के दांत। अभी देखिए सांप के दांत नुकीले होते हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते बल्कि पूरा निगल जाते हैं और निगलने के बाद जब तक उनका शिकार पच नहीं जाता मतलब उनका भोजन पच नहीं जाता वो आराम करते हैं, है ना? चलिए आगे देखते हैं गिलहरी के दांत। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और उनके दांत इतना बड़े ना हो जाएं कि वो कुछ खा पी न सकें इसलिए वो ज्यादा कुतरती रहती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पर्यावरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? याद रखिएगा अहमदाबाद, गुजरात, अहमदाबाद में पर्यावरण शिक्षा केंद्र है। आगे है गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा बीमारी होती है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। याद रखिएगा। आगे है कर्नाटक। कर्नाटक का गांव है एक होलगुंडी गांव। याद रखिएगा 4 विकल्प दिया रहेगा कि होलगुंडी गांव कहाँ का है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। तो कहाँ का रहेगा? याद रखिएगा कर्नाटक का। क्या नाम है कर्नाटक के गांव का? होलगुंडी गांव। आगे है बच्चों की पंचायत भीमा संघ होलगुंडी गांव में हुई थी। बच्चों की जो पंचायत हुई थी वो भीमा संघ होलकुंडी गांव में ही हुई थी। आगे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गांव का नाम क्या है? नल्लमड़ा। नल्लमड़ा आंध्र प्रदेश का गांव। और महाराष्ट्र का गांव का नाम क्या है? बाजार गांव। बाजार गांव कहाँ के गांव का नाम है? तो महाराष्ट्र के गांव का नाम बाजार गांव है। चलिए आगे देखते हैं। अभी आगे क्या है? घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। इन्हें खुरपी से खोद कर ही निकाला जा सकता है। जो घास होता है अभी उसे खुरपी से हाथ से तोड़ोगे तो वो सारी जड़ से नहीं निकलेंगी। तो इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और बहुत नीचे तक फैली हुई होती हैं जिन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जाता है। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। याद रखिएगा घास का जो पौधा होता है वो बहुत उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। खुरपी से खोद कर निकाला जाता है। इसकी जड़ें जितना ऊपर होती हैं उससे कहीं ज्यादा नीचे होती हैं। आगे है बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। जो बरगद का पेड़ आप देखे होंगे उसकी जो पतली पतली लटकती हुई एक टहनी नुमा दिखता है तो वो जो है बरगद की लटकन जो लटका रहता है वो क्या है? बरगद की जड़ें हैं। वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर तक चली जाती हैं जिससे बरगद का पेड़ बहुत भारी भरकम सा हो जाता है और उसे सहारा देती है। आगे है बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। आप
कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते, आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते, भले ही उसे आपने ही क्यों लगाया हो, आप ही लगाए हैं, लेकिन आप किसी हरे पेड़ को नहीं काट सकते। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित में मतलब कुछ एक लिखित लेना पड़ेगा आपको, तब आप हरे पेड़ को काट सकते हैं, नहीं तो नहीं काट सकते, आप पर कार्यवाही होगी। चलिए आगे देखते हैं। बिहू, बिहू का त्योहार क्या है? बिहू का त्योहार असम में चावल की नई फसल काटने पर मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम में। क्यों मनाया जाता है? चावल की नई फसल काटने पर मनाया जाता है। भेलाघर, भेलाघर असम में घास और बांस से बना घर है। भेलाघर जो बना है वो किससे बना है? असम में बना है, घास और बांस से बना है। आगे है उरुका, उरुका क्या है? उरुका बिहू से पिछले दिन की शाम, जो बिहू का त्योहार मनाया जाता है उसके पिछले दिन की शाम को उरका कहा जाता है। आगे है बोरा व चेवा, बोरा व चेवा चावल के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, इसे असम में खाया जाता है, बोरा और चेवा। आगे है चेवा चावल, चेवा चावल ताओ यानी कड़ाही को आग में रखकर उसमें पानी उबालोगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कड़ाही इस तरह रख देंगे तथा उसे केले के पत्ते से ढक देंगे, थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे है असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है, चाय के साथ एक पीठा दिया जाता है जिसे असम के लोग खाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? पीठा, पीठा कैसे बनता है? पीठा जो है बना हुआ केक है, पीठा बना हुआ केक है जो भारत के असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज्यादा खाया जाता है। आगे है बिहू त्योहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, याद रखिएगा बिहू त्योहार में औरतें और जो है आदमी लोग होते हैं, ये दोनों कैसे कपड़े पहनते हैं? पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं, कपड़ों का नाम भी देख रहे हो जैसे कोई डिश हो। लड़कियां जो हैं वो रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। आगे है भात सुक्तो, भात सुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी है, चावल और रसे वाली सब्जी भात सुक्तो है। आगे है पोचमपल्ली जिला, कहाँ है? आंध्र प्रदेश, पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है चिटप्पन, चिटप्पन पिता के मलयालम में, ये मलयालम की भाषा है, चिटप्पन मलयालम की भाषा में चिटप्पन किसे कहा जाता है? तो पिता के छोटे भाई यानी चाचा को क्या कहा जाता है? चिटप्पन। और कुंजम्मा, कुंजम्मा जो है पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी चाची को क्या कहा जाता है? क्या लिख रहे हैं हम भी? चाली है? ज्यादा टाइम हो गया क्या? नहीं जी, गलती हो गई है ना, चाची। क्या है? चिटप्पन, चिटप्पन जो है मलयालम भाषा में चिटप्पन को चाचा कहा जाता है, मतलब चिटप्पन पिता के छोटे भाई को चिटप्पन कहा जाता है, चिटप्पन किसे कहा जाता है? चाचा को। और कुंजम्मा, कुंजम्मा पिता के छोटे भाई यानी चाचा की पत्नी को क्या कहा जाता है? कुंजम्मा। आप एक बार ट्राई करिएगा, चाचा को चिटप्पन कहेंगे तो वो थप्पड़ भी देंगे, ये क्या बोल रहा है ना? बोलिएगा मत, बता बोलिएगा तो बता दीजिएगा कि मलयालम भाषा में हम आपको चाचा बोल रहे हैं, है ना? ऐसे बोलेंगे चाचा चाची को चिढ़ाने के लिए, एक बार बोलिएगा तो कुछ ना कुछ सुनेंगे आप। नहीं बता दीजिएगा पहले, नहीं तो उसका तो अर्थ का अनर्थ बन जाएगा फिर। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे नहीं, हंसाने के लिए बोल रहे थे। चलिए आगे क्या है? केरल, केरल जो है मसालों का बगीचा, केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा। आगे है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी, अकेले पूरे परेड की कमान संभाली थी।
आगे है थन्ना मंडी गांव। थन्ना मंडी गांव कहाँ का है? राजौरी, राजौरी जम्मू कश्मीर, राजौरी जम्मू कश्मीर, थन्ना मंडी गांव। आगे है जब परेड होती है तो पीछे चार टुकड़ियां चलती हैं। जब परेड होती है तो पीछे चार टुकड़ियां चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश होते हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश होते हैं। आगे है स्टिक, आगे क्या है? स्किटपो पुल। स्किटपो पुल क्या है? यह लद्दाख का एक गांव है। लद्दाख के गांव का नाम क्या है? स्किटपो पुल। याद रखिएगा, ऐसे गांव का नाम पूछा जाएगा और प्रीवियस ईयर में बना हुआ है यहाँ से क्वेश्चन। तो सारे गांव का नाम जो अभी हम देखे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और याद रखिएगा कि कहाँ के गांव का नाम क्या है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लद्दाख। लद्दाख में अब क्या कहा जाता है? माँ को, माँ को लद्दाख में क्या कहा जाता है? अमाले, अमाले। माँ को लद्दाख में क्या कहा जाता है? अमाले। और पिता को क्या कहा जाता है? आबाले। माँ को अमाले, पिता को आबाले, और बाबा को क्या कहा जाता है? मेमेले, मेमेले। याद रखिएगा कहाँ कहा जाता है? लद्दाख में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वहीदा प्रिज्म खान। जो अभी देखे डिटेल में देखते हैं क्या है वहीदा प्रिज्म खान। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म खान भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। यह एक ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी, और किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि एक लेडी जो है, एक औरत, एक महिला पूरी परेड की कमान संभाली हो। ये बहुत बड़ी बात है। इसके गांव का नाम क्या है? थन्ना मंडी गांव। थन्ना मंडी गांव जो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में स्थित है। वहीदा प्रिज्म ये भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं जो समुद्री जहाज पर एक गिनी चुनी महिला में इन्हें गिना चुना जाता है, गिनी चुनी महिला में है। ये पूरी परेड की कमान अकेले संभाली थी, जो एक बहुत बड़ी बात है। जैसे होता नहीं है कि जेंडर पक्षपात जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो यही कि मतलब जो लड़के हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही ऐसे कोई साहसिक काम कार्य कर सकते हैं। जो है लड़कियां भी, लड़कियां चूल्हा चौका ही करेंगी और लड़के जो है वो बाहर के काम करेंगे। ऐसे ऐसा कुछ बटा नहीं है, लड़के भी घर के काम करते हैं और करने चाहिए। सबको बराबर का दर्जा मिला है। यहाँ पे एनसीएफ 2005 भी यही कहता है कि लड़कियों को भी ये जेंडर पक्षपात किसी एक को लेकर नहीं चलना है यहाँ पे। तो बच्चों को पढ़ाते वक्त ये भी बताया जाए कि जो औरतें होती हैं वो सिर्फ चूल्हा चौके तक ही नहीं सीमित रहती, वो भी बहुत बहादुर होती हैं और बहुत कुछ करती हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? पोस्टल कोड। पोस्टल कोड क्या है? पोस्टल कोड को हम जिप कोड भी कहते हैं। क्या? जिप कोड और पिन कोड भी कहते हैं। इंडियन पिन कोड नंबर जन्म मतलब 15 अगस्त 1972 को हुआ था। जिप का फुल फॉर्म क्या है? जोन इम्प्रूवमेंट, जोन इम्प्रूवमेंट प्लान, जोन इम्प्रूवमेंट प्लान जिप का फुल फॉर्म है। पिन का फुल फॉर्म क्या है? पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन कोड यानी कि पोस्टल कोड 6 मतलब अंक का होता है, डिजिट का होता है, 6 डिजिट का होता है। एक यूनिट नंबर होता है और 16 अंक के नंबर पूरे एरिया की जानकारी छुपी होती है। उन्हीं अंकों से हमें यह पता चलता है कि इस पोस्टल कार्ड को कहाँ भेजना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पोस्टल कोड क्या है? कौन कौन से उसमें कोड होते हैं अंकित? पहला अंक क्षेत्रों में से एक को इंगित करता है। जो पहला अंक होता है वो क्षेत्रों में से एक को इंगित करता है, और दूसरा अंक उप क्षेत्र या पोस्टल सर्कल यानी राज्य में से एक को इंगित करता है, और तीसरा अंक छटाई राजस्व जिले को दर्शाता है। और जो है
अंतिम यानी तीसरा अंक वितरण डाकघर को संदर्भित करता है। याद रखिएगा, कोड जो एक एक लिखा रहता है, एक एक अंक का क्या क्या क्यों इंगित किया गया है, एक एक अंक का कार्य क्या होता है, तो एक एक अंक निर्धारित करता है कि क्या कैसे इसमें है। चलिए आगे देखते हैं। केरल, केरल के बारे में जान लेते हैं, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। केरल में टैपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है। टैपियोका केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग खाते हैं, उबाल कर खाते हैं। कैसे खाते हैं? केरल के लोग इसे उबाल कर खाते हैं। यह देखने में सफेद शकरकंदी जैसा दिखता है। कि जो टैपियोका है वो देखने में शकरकंदी जैसा दिखता है, जमीन के नीचे उगाया जाता है, केरल के लोग उबाल कर इसे खाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बल्लभ, बल्लभ लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। अभी हम देखें, आगे है केरल में बोले जाने वाली भाषा। केरल में बोली जाने वाली भाषा कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन, माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? यानी मौसी को बलियम्मा। बलियम्मा किसे कहा जाता है? मौसी को। मलयालम में मौसी को बलियम्मा कहा जाता है। और नानी को क्या कहा जाता है? नानी को अम्मूमा। नानी को अम्मूमा कहा जाता है। किस भाषा में? मलयालम में। और चाचा को चिटप्पन, चाचा को चिटप्पन, चाची को कुंजमा कहते हैं और पिता को अप्पा कहते हैं। अप्पा, याद रखिएगा। आगे है केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। आगे है केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है और कथकली नृत्य केरल का फेमस नृत्य है। कथकली नृत्य, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मलयालम में माँ की बड़ी बहन को अभी वही देखें, वलियम्मा, और नानी को अम्मूमा कहते हैं। चाचा को चिटप्पन कहते हैं, चाची को कुंजमा कहते हैं और पिता को अप्पा कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जितनी बार एग्जाम हुआ है हर बार पूछा गया है। और जो ये मतलब ऑनलाइन एग्जाम था, जब शिफ्ट वाइज था, तो हर शिफ्ट में ये एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। चलिए आगे क्या है। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। कथकली नृत्य केरल का फेमस नृत्य है। और केरल में केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है। केरल में नारियल के पेड़, केरल में नारियल के पेड़ अधिक पाए जाते हैं। तो केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक। तमिलनाडु, कर्नाटक केरल के निकटवर्ती राज्य हैं जिनकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। आगे है गुजरात से केरल तक की यात्रा, क्वेश्चन बना है यहाँ से, गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। कौन से राज्य पड़ते हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। और कोझीकोड केरल में है। कोझीकोड कहाँ है? केरल में। केरल कोझीकोड को दूसरा सबसे बड़ा जिला है। मालापुरम जिला केरल में है। मालापुरम जिला केरल में है। और केरल का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कोझीकोड जिला केरल का है। याद रखिएगा, ये रहा केरल के बारे में डिटेल। केरल में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक चीज और याद रखिएगा, केरल में सबसे ज्यादा नारियल के पेड़ पाए जाते हैं। और केरल के लोगों को जो है समुद्री मछली, वो भी किसमें? सरसों के तेल में, सरसों के तेल में बनी हुई समुद्री मछली खाना पसंद है। और जो है नारियल है, नारियल इनके हर डिश में प्रयोग में लाया जाता है। नारियल को घस के ये हर डिश में खाते हैं क्योंकि यहाँ नारियल बहुत पाया जाता है। तो ये रहा आज का पूरा डिटेल यानी शार्ट, एक लाइन बाय लाइन पूरा एनसीईआरटी का है मैराथन क्लास। आई होप आपको सारा एक एक क्वेश्चन अब यहाँ से गलत नहीं होगा, सारा कुछ अच्छे से देखे होंगे।
और यदि आप एंड तक वीडियो देखे हैं तो हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये भी आपसे एक माफी चाहते हैं, यदि कुछ भी छूटा है तो प्लीज एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो है जिसमें यदि कुछ छूटा है तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। नहीं तो यदि टाइम मिला हमें तो एक पार्ट 2 लेकर आएंगे ईबीएस मैराथन का, जो कुछ छूटा है हम उसमें कवर करवाएंगे। ठीक बात यहाँ तक। और यदि आप हमसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां हमसे जुड़ सकते हैं। वहां भी आपको टीचिंग मटेरियल मतलब सीटेट से संबंधित नोट्स और प्रैक्टिस सेट सब अवेलेबल है, आप देख सकते हैं वहां से। और आज का सेशन आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपका एक छोटा सा सहयोग होगा हमारे लिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करता है कि आगे का सेशन हम लेकर आए। और ये चीज आप कमेंट जरूर करिएगा कि अगले सेशन में आप क्या चाहते हैं, मतलब किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए आज यहीं करते हैं। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा और आप यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। प्लीज 1 से 2 बार आप वीडियो देखेंगे तो सारी चीजें आपको लाइन बाय लाइन कंठस्थ होती चली जाएंगी और आपका क्वेश्चन यहाँ से एक भी गलत नहीं होगा। यदि आज का सेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, आपको यहाँ से बेस्ट ही मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।